गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी दरोगा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज शुरू की है और पॉलिटी की आज हम लोगों की 6 क्लास है और 6 क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 5 क्लासें करा चुका हूँ। उन 5 क्लासों को आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। तो हमारी 6ठी क्लास का आज पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? यहाँ बात केंद्र की हो रही है। इससे पहले वाली क्लास में जो हमारी क्लास 5वीं हुई थी, जो हमारी 5th क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई प्रांतों में जो दोहरा शासन लागू किया गया था वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट या 1813 का चार्टर एक्ट। तो केंद्र में जो द्वैध शासन लगाया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। अगर प्रांतों में पूछेगा, प्रांतों में द्वैध शासन, तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। तीसरी बात मैं और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर क्वेश्चन ये आ जाए प्रांतों से द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, प्रांतों से द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज कौन सा है? इनमें से जो सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है वो कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इनमें जो सबसे बड़ा जो लिखित दस्तावेज है वो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, भारतीय संविधान का लगभग 75 से 80% का जो हिस्सा है वो इसी अधिनियम से लिया हुआ है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद आपके 321 थे और अगर अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियाँ 10 थी और अगर हम भाग की बात करें तो भाग कितने थे? 14 थे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें अनुच्छेद कितने थे? 321, अनुसूचियाँ 10 और भाग यानी पार्ट कितने थे इसके? 14। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये यूपी कांस्टेबल वगैरह में पूछ लेता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 24 मार्च 1946 को, 8 अगस्त 1940 को, 24 अगस्त 1940 को या 23 अगस्त 1946 को। तो मैं आपको बता दूं, जो अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था, अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो आपका 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ मैंने अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं नोट करके। नोट नंबर 1 क्या कहता है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को एक आंदोलन चला गया
उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो आपको ये पता होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। और कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से हुई थी। क्लियर है? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? पवनार। शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से हुई? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से। नोट नंबर 3, प्रथम सत्याग्रही बने आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही बने पंडित नेहरू। नोट नंबर 5, इस आंदोलन को दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये जो अगस्त प्रस्ताव था, इसका विरोध मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने क्यों किया था? क्योंकि इस प्रस्ताव में एक बात कही गई थी कि भाई भारतीय संविधान को बनाना भारतीयों का अधिकार है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हम क्या करेंगे? स्वराज्य आप लोगों को प्रदान कर देंगे। लेकिन बात किसकी चल रही थी? बात चल रही थी पूर्ण स्वराज्य की। तो इसलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। और अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। विरोध किस किस ने किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने किया। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया? कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला गया। कब चला? 17 अक्टूबर 1940 को चला। कहाँ से चला? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से चला। प्रथम सत्याग्रही कौन बने? आचार्य विनोबा भावे बने। और दूसरे सत्याग्रही कौन बने? पंडित नेहरू बने। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिन लिथंगो। तो अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथंगो। नेक्स्ट, ये कुछ नोट करके मैंने पॉइंट लिखे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में है ना? तो ध्यान रखना आप, क्रिप्स प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। क्रिप्स प्रस्ताव  का संबंध है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1945। तो क्रिप्स प्रस्ताव का जो संबंध है वो किससे है? वो आपका किससे है? 1942 से है। किससे है? 1942 से है। और उसी के बारे में मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? 30 मार्च, नोट नंबर 1 क्या कहता है? 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नोट नंबर 2, कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और इसी के विरोध में शुरू हुआ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। नोट नंबर 3, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसकी क्या की थी? आलोचना की थी। तो आपको पता होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया? दिल्ली चलो आंदोलन। उसका दूसरा नाम क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में कौन सा आंदोलन चला गया? भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को, इसको अगले दिन ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, नोट नंबर 4, इस प्रस्ताव को पंडित नेहरू ने
टूटते हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनांकित चेक की संख्या दी थी। कहने का मतलब ये है, गांधी जी ने इसको क्या कहकर इसकी आलोचना की, बाद की तिथि का चेक, और नेहरू जी ने क्या कहकर इसकी आलोचना की थी, टूटते हुए बैंक के नाम, उत्तर दिनांकित चेक कहकर इसकी क्या की थी, आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 88, ये क्वेश्चन अपने आप में सिलेक्टेड है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 13। तो भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, और ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो आपको पता होना चाहिए ये जो अनुच्छेद 32 है ये किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का उपबंध। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। तो बात समझ में आई मेरी? तो किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 भी अपने आप में सिलेक्टेड है। किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? यहां पे ध्यान से सुनो, यहां है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। लेकिन अगर आपसे पूछे किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, इनमें से कोई नहीं, या सी प्रस्तावना। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा मैंने बताया है आप लोगों को इनसे पहले वाली क्लास में, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का आभूषण ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, KM मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? नाना पालखीवाला ने कहा था। क्लियर है? तो ध्यान रखना, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 भी अपने आप में सिलेक्टेड है। किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? भाई मैंने आपको बताया कि भाई भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को गहना, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। जन्म कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने कहा। परिचय पत्र किसने कहा? नानी पालखीवाले ने कहा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है, किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी बेरुबारीवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मेरे भाइयों ध्यान रखना है, संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को किस वाद में कहा गया? तो ये कहा गया ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। एक मैं अलग से जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा वो वाद पर ही आधारित बनाऊंगा, सारे के सारे वाद आपको वहां फुल डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन भी पेपर में सीधे सीधे लगता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह निर्णय किस वाद में दिया गया? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बेरुबारीवाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया ऑप्शन सी में बेरुबारीवाद में। नेक्स्ट,
प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह निर्णय किस वाद में दिया गया? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था। तो यहाँ से प्रस्तावना से 2-3 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। क्या लगाए हैं देखो। किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को। किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरुबारी वाद में। प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं आपको नोट करके। नोट नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। अगर आपसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ये पूछ ले कि इस केस में निर्णय कब आया था, इस केस में निर्णय कब आया था, तो अगर वो आपसे निर्णय पूछ लिया जाए तो आप अच्छे से ध्यान रखना। 24 अप्रैल 1973। कभी इस केस की आपसे डेट तक पूछ ली जाए पेपर में, तो 24 अप्रैल 1973 में क्या आया था? निर्णय आया था। नोट नंबर 2, केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती के वकील कौन थे? तो केशवानंद भारती के वकील थे नानी पालखीवाला। ये केशवानंद जो थे ये आपके मठाधीश थे, केरल में इडनेर पड़ता है वहाँ पर। नोट नंबर 3, इस वाद में संविधान पीठ के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? S.M. सीकरी। S.M. सीकरी। कभी ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को लेकर अब तक की सबसे बड़ी जो संविधान पीठ का गठन किया गया था, उस संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन बने थे? तो S.M. सीकरी साहब बने थे। और केशवानंद भारती के वकील कौन थे? नानी पालखीवाला थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 93 भी सिलेक्टेड है। यह कथन किसका है? संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा। संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये कथन किसका है? ठाकुरदास भार्गव, K.M. मुंशी, नाना पालखीवाला या सुभाष कश्यप? तो संविधान शरीर है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये कथन है सुभाष कश्यप जी का। ये कथन किसका है? सुभाष कश्यप जी का। लेकिन अगर पूछा जाए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव। संविधान का गहना, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, K.M. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना पालखीवाला। तो ध्यान रखना, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये कथन किसका है? ये कथन आपका सुभाष कश्यप जी का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। भारतीय संविधान दिवस 2015 से शुरू। 2015 से पहले, 2015 से पूर्व 26 नवंबर को 26 नवंबर को
विधि दिवस के रूप में मनाते थे। विधि दिवस के रूप में मनाते थे। बात समझ में आई मेरी? मैंने कहा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2015 से शुरू हुआ। 2015 से पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, और विधि दिवस के रूप में इसे कब से मनाते थे, 1979 से। और किसके सुझाव पर? सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव आपका जो दिया था वो दिया था लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। तो ध्यान रखना आप लोग मेरे भाइयों, भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 26 नवंबर से मनाया जाता है। सन 2015 से मनाना शुरू हुआ। 2015 से पहले 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते थे, और विधि दिवस 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाएगा। सुझाव किसने दिया था? लक्ष्मीमल सिंघवी ने दिया था। और कब से मनाना शुरू किया था विधि दिवस? 1979 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? संविधान सभा का चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ था? 299, 389, 296, 211। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 296 सीटों पर हुआ था। मैंने आपको बताया था संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे, और 93 कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। लेकिन क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा का चुनाव कुल कितनी सीटों पर हुआ था, तो ये 296 सीटों पर हुआ था। नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने इसके बारे में नोट करा के लिखा है। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली? तो 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग ने सीटें जीती, कितनी जीती थी? 73 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? 73। कांग्रेस ने कितनी जीती थी? 208। मुस्लिम रिजर्व सीटें कितनी थी? 79। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, पूछ लेगा। संविधान सभा में कुल मुस्लिम रिजर्व सीटें कितनी थी? संविधान सभा में मुस्लिम रिजर्व सीटें कितनी थी? तो आंसर क्या होगा? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का था। मैंने आपको बताया था कि भाई भारतीय संविधान का लगभग 75% से 80% तक का जो हिस्सा है वो यहीं से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली, चंडीगढ़, नागपुर, पानीपत। इसमें एक ई ऑप्शन और आप ले लेना, जिसको हम क्या बोलेंगे? देहरादून। तो ध्यान रखना, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? देहरादून से। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह आपका हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय फल आम, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 99, ये क्वेश्चन भी अपने आप में सिलेक्टेड है। संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया गया था?
संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया गया था? तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया गया था? तो संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? तो आंसर होगा 13 मई 1952 तक। 13 मई 1952 तक। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि अपने आप में सिलेक्टेड है। संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा कब दिया गया? तो संविधान सभा को अंतरिम संसद का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया और 24 जनवरी 1950 को दिया गया। और संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? तो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 13 मई 1952 तक कार्य किया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए अंतिम जो कानून बनाया गया था वो कानून था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? देखो यहाँ पर, संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। 1947 के भारतीय शासन अधिनियम में लिखा हुआ था जब तक दोनों देशों के नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी, यानी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। ये कहाँ लिखा हुआ था? 1947 के भारतीय शासन अधिनियम में लिखा हुआ था। और तब तक कार्य करेगी जब तक उन देशों के नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती। तो क्वेश्चन ये भी पेपर में आ सकता है कि भाई संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, ये भारतीय संविधान के किस अधिनियम में लिखा हुआ है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा हुआ है कि जब तक नए संविधान के तहत दोनों देशों की नई संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ था इस अधिनियम में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भी साफ साफ लिखा हुआ था जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोनों देशों की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। दोनों देशों की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। कहने का मतलब ये है हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच जो हमारी शासन व्यवस्था चलाई गई वो किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत चलाई गई? तो वो चलाई गई 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये कहाँ लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक कार्य किया? 13 मई 1952 तक किया। संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। भारतीय शासन अधिनियम 1947 में लिखा हुआ है जब तक दोनों देशों के नए संविधान के तहत नई संसद नहीं बन जाती तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था जब तक दोनों देशों के अपने अपने संविधान नहीं बन जाते तब तक दोनों देशों की शासन व्यवस्था भी किस अधिनियम के तहत चलेगी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी अंतरिम संसद थी इसके द्वारा
किया गया एकमात्र संशोधन। अंतरिम संसद द्वारा किया गया एक मात्र संशोधन। कौन सा था? तो मेरे भाइयों, अंतरिम संसद द्वारा किया गया एकमात्र जो संशोधन था वो आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 था। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम हिस्ट्री की भी क्लास शुरू करेंगे और जल्द ही हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई को ध्यान में रखते हुए गणित की क्लासें भी शुरू करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।